नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। लेकिन पहले आज के सेशन की बात करते हैं। एक दिन की छुट्टी के बाद भारतीय बाजार की आज शुरुआत हुई और जनवरी एक्सपायरी से पहले बाजार में आज भारी दिखा। बाजार लगातार चौथे दिन गिरावट पर बंद हुआ। निफ्टी इस साल पहली बार 14,000 के नीचे बंद हुआ है। सेंसेक्स 938 पॉइंट गिरकर 47,400 के स्तर पर बंद हुआ। बैंकिंग, ऑटो, मेटल, तेल गैस शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। साथ ही रियल्टी, कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों पर भी दबाव दिखा। एफएमसीजी शेयरों में हालांकि हल्की खरीदारी देखने को मिली है। एफआईज के आंकड़े आपके सामने लेकर आते हैं। लगातार तीसरा सेशन है जब एफआईज की ओर से बिकवाली हुई है। अक्टूबर से लेकर अब तक लगातार एफआईज बाइंग कर रहे थे। पिछले दो सेशन जो रहे थे वो गिरावट भरे रहते, यानी शुक्रवार को और साथ ही सोमवार के सेशन में एफआईज ने बिकवाली की थी और आज भी वही आंकड़े हैं। लगभग 1700 करोड़ की बिकवाली एफआईज की ओर से कैश मार्केट में हुई है और डीआईज ने भी लगभग 3 करोड़ की बिकवाली की है। अब कल के लिए स्तर कौन से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल जनवरी सीरीज की एक्सपायरी भी है और उसके बाद एक बड़ा इवेंट है जो है बजट। हमारे साथ टेक्निकल एनालिस्ट सजदान उत्तेकर बने हुए हैं। आपकी तमाम क्वेरीज भी शामिल करेंगे क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि इस वक्त बाजार में करना क्या चाहिए, जहां पर बिना किसी नेगेटिव ट्रिगर्स के एक मुनावसूली हावी होती हुई दिख रही है। क्वेरीज करेंगे शामिल, लेकिन पहले सजदाना नमस्कार, स्वागत है आपका। एक क्विक कमेंट आपका चाहिए कल के लिए। कल एक्सपायरी भी है। एक्सपायरी से पहले ऑलरेडी हम काफी प्रेशर 4 सेशंस में देख चुके हैं। कल के लिए रेंज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या कोई टेक्निकल बाउंस बैक या शॉर्ट कवरिंग आ सकती है? अगर हाँ तो नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ क्या जोन रह सकती है निफ्टी की? गुड इवनिंग दीपाली जी। जिस तरीके से मार्केट गिव अप कर रहा है, लगभग 4 दिनों से लगातार यहाँ पर बिकवाली हावी है एंड रोटेशन भी काफी हेल्दी नहीं है। इनफैक्ट अगर हम आज के सत्र का ही डेटा देखें तो लगभग अपने 5 एंड 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे इसने क्लोजिंग रजिस्टर की है, जो यही संकेत दे रहा है कि जो एक डबल टॉप फॉर्मेशन था वो डबल टॉप फॉर्मेशन का कहीं जाकर एक कंफर्मेशन आया है। एंड जिस तरीके से फिलहाल सपोर्ट्स बन रहे हैं, मुझे लग रहा है एक ब्रॉडर रेंज अगर हम देखें तो लगभग जो एक की इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो लगभग 13,700 के आसपास का ही है। सो मेजर ट्रेंड में थोड़ा सा बदलाव जरूर हुआ है, एक करेक्टिव एक्शन जरूर है। मुझे लग रहा है वो करेक्टिव एक्शन अगले कुछ दिनों में 13,700 तक एक्सटेंड होनी चाहिए। अगर कल की बात करें ड्यू टू दी एक्सपायरी, मुझे लग रहा है वहां पर कहीं जाकर 14,000 के आसपास एक होप बन सकता है। जिस तरीके से 4 दिनों की बिकवाली के बाद ऑसिलेटर्स एक ओवरसोल्ड काइंड ऑफ जोन में चले गए हैं एंड जिस तरीके से बिल्टअप्स है, लगभग एक छोटी सी बाउंस जरूर आ सकती है मार्केट में। अगर हम ओवरऑल विक्स को भी देखें तो लगभग अपने हायर एंड के आसपास आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर 4 दिनों की उछाल के बाद वहां पर भी एक कूल ऑफ नजर आना चाहिए। एंड जिस तरीके से फिलहाल मार्केट्स प्लेस्ड है, कल के सत्र के लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा अराउंड 13,980 का। एंड जिस तरीके से रेंज हम देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कहीं जाकर 14,000 से 14,050 के आसपास एक्सपायरी शेप अप होनी चाहिए। अगर 13,980 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो मुझे लग रहा है इंटरमीडिएट जो ट्रेंड है वो भी कहीं जाकर बदल जाएगी एंड थोड़ी सी और बिकवाली हावी होगी अगले कुछ दिनों के लिए। बट नेट मुझे लग रहा है कल का सत्र थोड़ा सा पॉज हो सकता है। 14,000 के आसपास थोड़ा मीनिंगफुल डेवलपमेंट है, सो एक बाउंस बैक की गुंजाइश होगी कल के सत्र के लिए। की इंपॉर्टेंट लेवल होंगे 14,100 ऑन द लोअर साइड 13,980। ठीक है, तो लेवल्स आपको बताए गए हैं, उन पर गौर कीजिए कल के हिसाब से। चलिए क्विकली सवाल करते हैं शामिल। सैफ खान है हमारे साथ फोन लाइन पर वडोदरा से। सैफ नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? टाटा मोटर्स 301 पे लिया था, स्मॉल क्वांटिटी थी, नाउ इट इज 270, देन व्हाट आई शुड सेल और होल्ड? दो चीजें हैं यहाँ पर सैफ। पहले ये बताइए, जब आप 300 रुपए के भाव पर टाटा मोटर्स खरीदते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका पर्सपेक्टिव शॉर्ट टर्म का है या फिर लंबी अवधि के लिए आपने ये खरीदा था? लंबी लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म, ये क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाटा मोटर्स कांस्टेंट मूवर रहा है सजदानंद, और जी, और इन्होंने बिल्कुल हाइस पर खरीदा है, रीसेंट हाइस पर इन्होंने बाय किया है। अब बाजार नीचे फिसला है तो ऑफ कोर्स ऐसे स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आती है जो कि टॉप मूवर्स रहते हैं। क्या करना है इनको लॉन्ग टर्म के हिसाब से? देखिए, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, फिलहाल अगर हम वीकली स्ट्रक्चर को देखें तो वहां पर कहीं पे जाके पॉज के संकेत आ रहे हैं। इनफैक्ट जिस तरीके से ये हफ्ता रहा है, लगभग कंटिन्यूसली यहाँ पर सेलिंग पोजीशंस बनी है। एक पियर्सिंग लाइन या डार्क क्लाउड कवर जिसे हम बोलते हैं वो फॉर्मेशन हुआ है। सो उसकी वजह से मुझे लग रहा है थोड़ा सा और दबाव हो सकता है काउंटर में। नीचे के जो इंपॉर्टेंट लेवल है मुझे लग रहा है अराउंड 230-240 के आसपास के ही है। सो वहां पर आता है तो डेफिनेटली वहां पर लंबे नजरिए से इन्वेस्ट करने की ही
यही सलाह होगी, क्योंकि जिस इंटेंसिटी से 180 के आसपास एक ब्रेकआउट हुआ था, वो पर्टिकुलर मूव मुझे लग रहा है कहीं जाकर थोड़े महीनों तक वो बरकरार रह सकती है। बट ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस मुझे लग रहा है कहीं जाकर एग्जॉशन है, एक एक्सट्रीम पॉइंट से करेक्टिव आ रहा है। सो करेक्टिव 242 के आसपास एक्सटेंड होना चाहिए। सो इमीडिएट बेसिस पे तो मेरी सलाह होगी एग्जिट करने के लिए, बट लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लग रहा है 240 एक अच्छा सपोर्ट जोन है जहां पर उनको अपनी पोजीशन वापस रिव्यू करनी चाहिए। ठीक है, अशोक चौधरी हैं नागपुर से फोन लाइन पर। अशोक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैंने ये कह रहा था स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड है ना सेल, आवाज आ रही? किस भाव पर लिया हुआ है आपने सेल? 70 रुपीज, 70 रुपए। ठीक है, 70 रुपए की आपकी खरीदारी है। क्या सजेशन रहेगा आपका? 57 पर बंद हुआ है, ऊपर की बाइंग है इनके सजदानंद, क्या करना चाहिए सेल में? देखिए लगभग 25% का करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है रीसेंट स्विंग से, एंड जिस तरीके से फिलहाल यहाँ पर स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लगभग अराउंड 55 के आसपास है। सो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है कहीं जाकर थोड़ा सा और ड्रैग हो सकता है काउंटर बिकॉज ऑफ मार्केट वोलेटिलिटी, बट अगर इनका लंबा लॉन्ग टर्म व्यू है तो मुझे लग रहा है अराउंड 45 के स्टॉप लॉस के साथ उनको अपनी पोजीशन मॉनिटर करनी चाहिए। ये स्टॉप लॉस आपको वीकली क्लोजिंग बेसिस पे रखना है। सो जिस तरीके से 45 के जोन के आसपास ही हाल फिलहाल में एक ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद एक शार्प मूव आई थी, उसी पर्टिकुलर लेवल को वापस वो रिविजिट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर ये जो ऑनगोइंग मंदी है वो कहीं जाकर अरेस्ट होनी चाहिए, एंड 45 एक बेटर बेस होगा जहां पर उनको अगर एडिशन करना है लॉन्ग टर्म के लिहाज से, तो मुझे लग रहा है वहां पर एक अच्छा वैल्यू एड जोन बन सकता है। सो फिलहाल मुझे लग रहा है बने रहिए 45 के स्टॉप लॉस के साथ। थोड़ा सा अगर वॉलेटिलिटी की वजह से और ड्रैग होता है काउंटर तो डरिए मत, 45 के वीकली बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ अपनी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड कीजिए। ठीक है, अगले कॉलर से बात करते हैं। संतोष कुमार त्रिपाठी हमारे साथ संबलपुर से, ओडिशा से इनफैक्ट ये बातचीत कर रहे हैं। संतोष जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम नमस्कार। मैडम आई एम ए बिग फैन ऑफ योर्स। नमस्ते जी। हाँ मैडम, आई एम ए बिग फैन ऑफ योर्स। संतोष जी बोलिए। मैडम एक्चुअली मेरे पास IRCTC का 50 आपने किस भाव पर आपने लिया हुआ है IRCTC? 1470। 1470, ठीक है, पूछ लेते हैं। 1470 की आपकी बाइंग है, जान लेते हैं क्या करना चाहिए। 1438 पर ट्रेड हो रहा है, क्या सजेशन रहेगा आपका इस स्टॉक पर सजदानंद? देखिए रिलेटिवली एक अच्छा परफॉर्मर रहा है पिछले कुछ दिनों में, एंड जिस तरीके से यहाँ पर वीकली चार्ट्स पे कंसोलिडेशन है मुझे लग रहा है वो काफी हेल्दी साइन है ऐसे मार्केट कंडीशन में। सो फिलहाल तो मुझे लग रहा है उनको होल्ड करने चाहिए अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन। इनफैक्ट एक अच्छे लेवल के आसपास ये कंसोलिडेशन जोन में, तो मुझे लग रहा है वहां पर अगर उनको थोड़ी सी एवरेजिंग करनी है तो भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस उनको लगाना चाहिए अराउंड 1340 का, एंड जिस तरीके से ये ओवरऑल कंसोलिडेटिव पैटर्न है मुझे लग रहा है एक बार तो स्विंग होना चाहिए अराउंड 1660 के आसपास, जहां पर उनको वापस अपनी पोजीशन रिव्यू करनी चाहिए। सो फिलहाल तो मेरे ओर से यहाँ पर ऐड एंड अक्यूमुलेट ही होगा 1340 के स्टॉप लॉस के साथ 1660 के टारगेट के लिए। ओके ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है 1660 के टारगेट के लिए। एक सवाल है फेसबुक के जरिए आया है सचिन चौहान का, इन्होंने BPCL खरीदा हुआ है 390 के भाव पर, और दूसरा लिया हुआ है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, यहां पर इनका परचेजिंग प्राइस 43 रुपए का है। तो दोनों स्टॉक्स पर सजदानंद बताइए। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल 2 रुपए ऊपर इनके खरीदारी के भाव से ट्रेड हो रहा है, और BPCL क्योंकि 390 की बाइंग है तो ये स्टॉक भी इनके भाव से 10 रुपए नीचे है। क्या करना है दोनों शेयर्स में? देखिए BPCL में मेजर वीकनेस तभी आ सकती है जब स्टॉक 365 के नीचे क्लोजिंग दे। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर तो जिस तरीके से एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन है उसका बेस लगभग अराउंड 370 365 जोन के आसपास ही है, तो मेरी सलाह यहाँ पर होल्ड की होगी। इनफैक्ट मुझे लग रहा है अगर कमिंग मंथ में या फिर इवेंट के वजह से अगर 385 या 390 के ऊपर स्विंग्स बन जाते हैं सो प्रोबेबिलिटी काफी बड़ी हो जाएगी एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश होने की। सो फिलहाल तो मुझे लग रहा है BPCL में उनको पोजीशन अपनी होल्ड करनी चाहिए
365 एक अच्छा जोन है जहां पर उनको अपना स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए एंड पोजीशन को रिव्यू करनी चाहिए अराउंड 385 390 ये अगर ब्रेकआउट हो जाता है तब। और हिमाद्री दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल 43 की बाइंग है। देखिए यहाँ पर भी ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इतना इतना बुलिश स्ट्रक्चर नहीं है। इनफैक्ट एक साइडवेज कंसोलिडेशन में जरूर है। एक स्विंग बना था लगभग अराउंड 40 लेवल्स के आसपास जनवरी के बिगिनिंग में, तो मुझे लग रहा है वहीं पर कहीं जाके उनको अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जिस तरीके से पिछले 3 हफ्तों का कंसोलिडेशन है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल ऑन द हायर साइड होगा अराउंड 47 का। अगर वो निकल जाता है तो एक प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि 54-55 के आसपास के स्विंग्स बनने की। सो फिलहाल थोड़ा सा अगर ड्रैग हो जाता है काउंटर तो डरिए मत, बट 40 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, क्योंकि अगर वो पर्टिकुलर लेवल टूट जाता है तो मेजर सपोर्ट डायरेक्टली इसके जो ऑल टाइम लोज है अराउंड 28 के आसपास वहीं पर प्लेस्ड है। सो फिलहाल तो होल्ड करने की सलाह होगी 40 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, अगले कॉलर राज शर्मा है हमारे साथ फोन लाइन पर लखनऊ से। राज नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम। वो मुथूट फाइनेंस मैम मैंने लिया था जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था, तो ये 1298-99 पे लिया था 150। मैम उसके बाद से इसकी तो 1400 की रिकमेंडेशन आ रही थी, लेकिन अब वो देखिए काफी टूट गया, क्या करे उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा जी। आपका व्यू क्या है ये बताइए? लंबे समय के हिसाब से आपने खरीदा था या फिर सिर्फ कुछ समय के ट्रेडिंग व्यू के साथ आपने खरीदारी की थी? मैम ये जो है शॉर्ट 2-3 महीने के लिए मैंने परचेज किया था कि 2-3 महीने में इसमें 1400 के रेट आ जाएंगे, तो जैसे रिकमेंडेशन आ रही थी। ठीक है, पूछ लेते हैं। ठीक है, ठीक है। बताइए क्या सजेशन आपका रहेगा सजदानंद? देखिए, जिस रिकमेंडेशन की ये बात कर रहे हैं वो फंडामेंटल भी हो सकती है, टेक्निकल भी हो सकती है, और स्टॉक का मूवमेंट काफी बार मार्केट के हिसाब पे भी के ऊपर भी डिपेंड करता है, भले चाहे फंडामेंटल्स कैसे भी हो। नुकसान इनको भले ही हो रहा है, लेकिन सजेशन आपका क्या रहेगा? होल्ड रखें, पॉसिबल है कि इनके भाव के आसपास पहुंचे या फिर उसके ऊपर भी जाए? दीपाली जी, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर काफी कंसोलिडेटिव रहा है। इनफैक्ट 5 महीने का डेटा अगर देखें तो वहां पर एक क्लियरली वेल डिफाइंड रेंज है 1100 से लेके 1300 के आसपास की। जब तक ये रेंज के बाहर नहीं आता है तब तक एक बड़ा मोमेंटम स्टॉक में नहीं आएगा। एंड जिस तरीके से फिलहाल इसके ऑसिलेटर प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है थोड़ी सी अगर ड्रैग हो भी जाता है तो मुझे लग रहा है वहां पर डरना नहीं चाहिए। यहाँ पर मुझे लग रहा है बैंड के निचले स्तर पे है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वापस बन रही है। यहाँ पर तो सलाह होगी एक्यूमुलेट करने के लिए काउंटर अगर एवरेज कर सकते हैं तो कीजिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए 1020 का, एंड जो प्रोबेबल टारगेट है वो 1300 के आसपास का ही है, जो ये इस रेंज का अपर बाउंड है। सो मुझे लग रहा है यहाँ पर तो उनको घबराना नहीं चाहिए। अगर थोड़ा सा ड्रैग हो जाता है तो ऐड कीजिए काउंटर को 1020 के स्टॉप लॉस के साथ मॉनिटर कीजिए, एंड 1300 लेवल जैसे ही आ जाता है अगले कुछ महीनों में तो वहां पर अपनी पोजीशन रिव्यू कीजिए। तो होल्ड कीजिए अपने इस स्टॉक को, और इनफैक्ट अगर आप खरीद सकते हैं, आपकी जेब अलाउ करती है, तो यहां पर और पोजीशन भी बना सकते हैं। 1300 के टारगेट्स हैं, तो घबराइए नहीं, होल्ड रखिए इस स्टॉक को। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के खास कैंपेन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के बारे में, जिसका मकसद है निवेशकों के बीच में जागरूकता को बढ़ावा देना। जब हम किसी ड्राइव पर जाते हैं उससे पहले हम ये सुनिश्चित करते हैं कि गाड़ी के सभी पुर्जे बेहतर स्थिति में है या फिर नहीं, ताकि आगे जाकर कोई परेशानी ना हो। उसी तरह हम अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर पावर ऑफ अटॉर्नी की जांच करने की जरूरत है। यदि आपके ब्रोकर की वजह से आपके डीमैट खाते में कोई खामी है तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। इसीलिए आपको वक्त वक्त पर अपने डीमैट खाते को चेक करना चाहिए कि आपके जरिए खरीदे गए शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड यूनिट्स आपके ब्रोकर द्वारा आपके खाते में जमा किए गए हैं या फिर नहीं। आपका क्विक कमेंट सजदानंद इस टॉपिक पर? जरूर दीपाली जी, इनफैक्ट SMS एंड ईमेल फैसिलिटी आजकल सारे ब्रोकर्स देते ही है, एक्सचेंज भी देता है। सो लगभग अपने जो डिटेल्स है वो अपडेटेड रखिए, क्योंकि वहीं पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है कि अगर आपके अकाउंट में फंड्स या फिर शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं कि नहीं। एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर एक रेगुलर हेल्थ चेक रखना ही चाहिए, जैसे हम अपनी गाड़ी को मॉनिटर करते हैं रेगुलरली, वैसे ही इसमें भी अपडेट्स रखने चाहिए, टैली करते रहना चाहिए, ताकि आगे जाके कोई फ्रॉड या फिर एक मिसलीडिंग फैक्टर सामने ना आए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ईमेल आईडी एंड SMS जो मोबाइल नंबर है वो आपका अपडेटेड रहना ही चाहिए सिस्टम से।
ठीक है, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और सवालों को करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार। सजदाना उत्तेकर हमारे साथ हैं आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, और श्रीकांत बलोटिया हमारे साथ है फोन लाइन पर कोलकाता से। श्रीकांत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। बताइए कौन से स्टॉक्स आपने लिए हुए हैं श्रीकांत जी। चलिए, इनकी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन जो डिटेल्स इन्होंने शेयर किए वो मैं आपको बता देती हूँ। 2 स्टॉक्स हैं इनके पास, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स और हर्क्यूलिस होइस्ट। पहले ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स पर अपने कमेंट दीजिए। 141 की बाइंग है, 130 पर ये बंद हुआ है स्टॉक, तो 11 रुपए नीचे है इनके भाव से। क्या करना है? स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है एंड जिस तरीके से ओवरऑल ये पूरा इंडस्ट्री चल रही है, जिस तरीके से इसके पेयर्स चल रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पर डेफिनेटली उनको अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। स्टॉप लॉस उनको लगाना चाहिए अराउंड 115 के आसपास का, एंड पोजीशन को रिव्यू करनी चाहिए 140 के ऊपर। अगर हम हर्क्यूलिस होइस्ट को देखें तो एक क्लियर कट स्टांस लेना चाहिए उन्हें। 98 अगर लेवल ब्रेक हो जाता है तो ही उनको अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए। बट ऑन द हायर साइड जिस तरीके से फिलहाल इसमें स्ट्रक्चर आया है, तो इनहेरेंट स्ट्रेंथ मुझे लग रहा है 130 के ऊपर ही होगी, तो रिव्यू करनी चाहिए पोजीशन 130 के आसपास। फिलहाल तो वहां पर भी होल्ड होगा, स्टॉप लॉस होगा अराउंड 98 के आसपास। के अलावा हर्कुलस भी है इनके पास, यहाँ पर 138 की बाइंग है इनकी। देखिए हर्कुलस मुझे लग रहा है कि 98 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए उन्हें। ठीक, 98 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। हमारे साथ अब गाजियाबाद से फोन लाइन पर जी शिल्पी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम मेरा सवाल है, मैंने जो है दीपक फर्टिलाइजर्स के शेयर्स खरीदे थे 166 रुपए 10 पैसे पे 200 शेयर्स, तो अब वो काफी गिर चुका है, तो मुझे जानना है कि मेरे को उसमें क्या करना चाहिए। पूछ लेते हैं, बताइए सजदानंद। दीपक फर्टिलाइजर 166 की इनकी बाइंग है और 151 पर ये ट्रेड हो रहा है, तो यानी लगभग 14 रुपए नीचे इनके खरीदारी के भाव से। क्या करना चाहिए इनको अब? देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पर वीक नहीं है, इनफैक्ट पिछले 3 महीनों से यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन नजर आया है। जिस तरीके से इसने अपने एक लॉन्ग टर्म एवरेजेस के आसपास डबल बॉटम बनाया, मुझे लग रहा है वही इंपॉर्टेंट लेवल होगा 136 का। अगर उसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो फिलहाल जिस तरीके से इसके ऑसिलेटर्स प्लेस्ड है, जिस तरीके से इसके एवरेजेस है, मुझे लग रहा है ये कंसोलिडेशन का जो फेज है थोड़ी देर और भी चल सकता है। सो फिलहाल तो यहाँ पर होल्ड की ही सलाह होगी 136 के स्टॉप लॉस के साथ। पोजीशन उनको रिव्यू करनी चाहिए अराउंड 165 के ऊपर। ठीक है, फेसबुक के जरिए अजय कुमार ने गोरखपुर से सवाल भेजा है। अशोक लेलैंड 96 के प्राइस पर खरीदा हुआ है, क्वांटिटी है इनके पास 500 शेयर्स की। क्या करना है अशोक लेलैंड में 96 के बाइंग से? अगर शॉर्ट टर्म पोजीशन है तो मुझे लग रहा है उनको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 86 के आसपास का। अगर ये लेवल ब्रीच हो जाती है ऑन क्लोजिंग बेसिस तो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसका काफी दूर है, सो वहां तक ये गिरावट एक्सटेंड हो सकती है। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, एक काफी बड़ा सप्लाई जोन है 100 से लेके 98 के जोन में। सो जब तक ये पर्टिकुलर लेवल निकलता नहीं है तब तक फ्रेश मोमेंटम इस पर्टिकुलर स्टॉक में बनेगा नहीं। एंड जिस तरीके से यहाँ पर रैली हुई है और उसके बाद वॉल्यूम्स बने हैं, ये कई जाकर संकेत दे रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के। तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है उनको इमीडिएट बेसिस पे 86 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर बाउंस बैक आ जाता है तो पोजीशन रिव्यू करनी चाहिए 96 के आसपास। एल्स मुझे लग रहा है कि अगर ये लेवल टूट जाता है तो काफी बड़ी गिरावट आ सकती है। 77 का जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहां पर मुझे लग रहा है एक बार रिविजिट हो सकता है। हरीश गुप्ता है नोएडा से फोन लाइन पर। हरीश जी गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैम, मैंने स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के कुछ शेयर बाय किए हुए हैं 67.5 पे, तो मैम नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? स्नोमैन लॉजिस्टिक्स 67.5 की आपकी बाइंग है। आप पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए इनको, इनके भाव से नीचे ये स्टॉक यानी 53 के आसपास बंद हुआ है, क्या सजेशन रहेगा? देखिए यहाँ पर करेक्टिव एक्शन जो है वो काफी ग्रेजुअल है, यहाँ पर कोई ऐसे बड़े संकेत नहीं है नेगेटिविटी के। बट जिस तरीके से फिलहाल स्ट्रक्चर है तो मुझे लग रहा है यहाँ पर
होल्ड और अक्यूमुलेट की सलाह होगी। 41 का लगाना चाहिए उनको स्टॉप लॉस एंड पोजीशन को रिव्यू करना चाहिए 70 के ऊपर। जिस तरीके से लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 70 का ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर वो पर्टिकुलर लेवल निकल जाता है तो काफ़ी बड़ा डिग्री पे एक लॉन्ग टर्म पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके टारगेट्स लगभग अराउंड 145 से 148 के आसपास के आ रहे हैं। तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है ऐड करना चाहिए 41 के स्टॉप लॉस के साथ एंड पोजीशन रिव्यू करनी चाहिए 70 के ऊपर। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है और रखिए स्टॉक को फिलहाल, ये सजेशन है। सवाल इतने ही करेंगे शामिल, को डिस्क्लोजर होगा आपकी ओर से सजदानंद? देखिए, जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं वो मैं पर्सनली होल्ड नहीं करता हूँ एंड हो सकता है कि हमारे क्लाइंट्स की कुछ पोजीशंस इसमें हो सकती है। शुक्रिया आपका इस शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सीबीसी आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।